इस करंट ईयर में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने से पहले आपको ये बात मेक श्योर करनी है कि आपका ताल्लुक जिस भी कैटेगरी से है, आप उससे हासिल की हुई इनकम को लाजमी फाइनल करें। अगर आपका एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है तो सभी इनकम को आपने पहले एडजस्ट करना है, फाइनल करना है, फिर उसके बाद ही आपने वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ जाना है। अब आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ये वेल्थ स्टेटमेंट आपके रेलिवेंट है और इसके बगैर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कंप्लीट नहीं होती। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपकी वेल्थ स्टेटमेंट को हर एक एंगल से फाइल करना एंड रिकंसाइल करने का पूरा तरीका बताने वाला हूँ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप पुराने टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले बंदे हैं तो आपको ये बाखूबी पता होगा कि साल 2019 से एफबीआई ने वेल्थ स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट के साथ ही मर्ज कर दिया था। इससे पहले दोनों अलग थे एंड दोनों को सेपरेट ही फाइल करना पड़ता था। सो नाउ जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को ओपन करते हैं तो वेल्थ स्टेटमेंट उसके साथ ही अटैच मिलती है। वेल्थ स्टेटमेंट जिसमें आपके एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल देनी होती है, उसको फाइल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट आपको चाहिए होती है वो आपको उस वक्त मिलती है जब आप अपनी एक इनकम या एक से ज़्यादा इनकम को अच्छे तरीके से एंटर कर लेते हैं। और वो अमाउंट कौन सी है और कहाँ से मिलती है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपना रेलिवेंट टैक्स ईयर ओपन करें, अपनी इनकम डिटेल फाइनल करें और फिर आगे प्रोसीड करें। चलिए देखते हैं, जैसे अभी का करंट ईयर जो चल रहा है उसको हम यहाँ पे करते हैं ओपन। एफबीआई ने यहाँ पे ये फॉर्म में कुछ तब्दीली की है, जो उन्होंने एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न दी है एक नॉन बिजनेस बंदों के लिए। तो आप लोग अक्सर क्वेश्चन कर रहे हो कि ये तो आगे नहीं जा रहा, ये इसको फाइल किस तरह से करें। तो अब आपने नॉर्मल रिटर्न में, जो नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म उसमें जाने के लिए यहाँ से आपने एक दफ़ा यस करके कंटिन्यू करना है। यहाँ से कोई भी सोर्स चूज़ कर लें, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस वाले फॉर्म में जाने के लिए, लिहाजा हम सिंपल सैलरी वाला कर लेते हैं। यहाँ से आपने दोबारा से नीचे से यस करना है और यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। तो ये आपको वापस आपके जो एक नॉर्मल रिटर्न फॉर्म जो रेगुलर चल रहा था पहले उसमें ले आएगा। सो अब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो नया फॉर्म आया है उससे आपने इस फॉर्म पे किस तरह से आना है। चलिए, यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपकी जितनी भी इनकम होगी, एक से ज़्यादा होगी, उसको आपने फाइनल कर लेना है। और जो अमाउंट आपको चाहिए होती है वेल्थ स्टेटमेंट में लेके जाने के लिए वो होती है यहाँ पे टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स और उसके नीचे ये कंप्यूटेशन में। यहाँ पर अभी आपको कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी हमने इसमें कोई डाटा या कोई अपनी इनकम की एंट्री नहीं की हुई। और वो जो अमाउंट आपको चाहिए जो हम रिकंसाइल में लेके जाएंगे वो होगी आपकी कंप्यूटेशन पे, जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है इस सेक्शन में। यहाँ पे आपकी 2 या 3 किस्म की अमाउंट्स होती हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज से आती हैं। ये पॉइंट समझना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर तो आपकी इनकम किसी एक सोर्स से है या डिफरेंट सोर्सेज है तो इन सब की ट्रीटमेंट अलग अलग है। मैं यहाँ पर फिगर्स ऐड करता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सके। और ये याद रखिएगा कि आपने कुछ छुपाना नहीं है, बिकॉज जितना छुपाएंगे उतना फ्यूचर में एडजस्ट करना मुश्किल होगा। द बेस्ट थिंग इज़ टू डिक्लेयर एवरीथिंग विच इज़ ट्रू। अभी देखिए, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं और जैसे मैंने पहले कहा था यहाँ पे 2 से 3 किस्म के सोर्स से इनकम यहाँ पे कलेक्ट होती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये टोटल इनकम आ रही है, यानी जितने भी सोर्स आप ऐड करोगे उनकी कलेक्शन यहाँ पे हो जाती है नीचे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वो अमाउंट्स आ रही हैं जो आपकी एग्जाम फ्रॉम टैक्सेस होती हैं या जो फाइनल फिक्स्ड में होती हैं। और उसके बाद ये आपके वो अमाउंट बनती हैं जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल रेट होती है, जो जिनमें नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है, यानी आपकी एग्जेम्प्टेड है या सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, तो सिर्फ ये शो होगी। और अगर आपकी इनकम नॉर्मल टैक्स में आती है तो यहाँ पे आएगी, ये वाला खाना आपको खाली मिलेगा। इन एनी केस आपके जो भी होगा तो आपने वो वाली फिगर यहाँ से कॉपी कर लेनी है। अभी क्योंकि यहाँ पे हमने सब कुछ समझना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ भी लेके आया हूँ जो एग्जेम्प्टेड या फाइनल में है, और यहाँ पे वो वाली जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है वो भी लेके आया हूँ। अब हम इनको किस तरह से ट्रीट करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में वो समझते हैं। तो यहाँ से आपने मिसाल तो वो पहले नॉर्मल टैक्स जिस पे लग रहा है आपका टोटल अमाउंट का, उसको कॉपी कर लेना है, उसको लेकर चलना है वेल्थ स्टेटमेंट में। और ये सबसे पहले आपने जाना है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में। रिकंसिलिएशन में आने के बाद यहाँ पे आपने ये देखिए, ये जो पहला हेड है नॉर्मल टैक्स, उस नॉर्मल टैक्स वाली अमाउंट को आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है। उसके बाद अब आपकी क्योंकि एग्जेम्प्टेड भी हमने अमाउंट शो की हुई है तो एग्जेम्प्टेड वाली अमाउंट को हम यहाँ पे शो करेंगे, उसको लेके आते हैं, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। यहाँ पर एक और हेड नीचे देखिए, तो ये आ रहा है यहाँ पे फाइनल एंड फिक्स्ड का। तो अगर आपकी कोई ऐसी इनकम भी है जो ऐसे टैक्स रिजीम से आ रही है जो फाइनल टैक्सेशन में हो, तो उस अमाउंट को आपने भी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर देना है। मिसाल के तो ये कौन सी अमाउंट हो सकती है, ये हो सकती है प्राइस बोर्ड की विनिंग अमाउंट, एक्सपोर्ट सर्विसेज हो सकती है आपकी, आपका डिविडेंड हो सकता है या बैंक प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। अगर वो आपको मिल रहा होगा तो वो जितना भी आपको एक साल में मिलेगा उसकी वैल्यू अब यहाँ में बताएंगे। तो ये पहला स्टेप है जो आपने फॉलो करना है जब भी आपने अपने इनकम स्टेटमेंट को फाइनल कर लेना है हर लिहाज से। तो ये वाली 3 वैल्यूज़ या एक वैल्यू या 2 वैल्यू वहाँ से उठा के आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। अब इसके बाद हमारा वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो काम चलता है वो होता है, सबसे पहले आपने अपने एक्सपेंसेस बताने हैं और फिर हमने अपनी लायबिलिटीज़ डिक्लेयर करनी है।
आप चाहें तो पहले एसेट्स बता लें, लाइबिलिटीज़ बता लें, फिर एक्सपेंसेस बता लें, या वाइस वर्सा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपके पास वैल्यूज़ या कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए और ट्रू होनी चाहिए। फिर ही आपकी जो नीचे ये देखें, ये जो वैल्यू आ रही होती है इसको हमने रिकनसाइल यानी यहाँ पे ज़ीरो शो करेंगे, तब ये फाइल सबमिट होगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सपेंसेस देख लेते हैं। एक्सपेंसेस में सबसे ऊपर आपका रेंट आ जाता है, यानी जहाँ पे आप रह रहे हो अगर रेंट का है तो साल में आप जितना रेंट पे करते हो उसका वो अमाउंट लिख दोगे। इसके बाद नीचे आ जाता है ये रेट, टैक्सेस, चार्ज, यानी ये रेट्स वगैरह वो होते हैं जो आप लोकल अथॉरिटीज़ को पे करते हो, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स टू म्यूनसिपल कमेटी या कंटोनमेंट बोर्ड। फिर टैक्सेस जो होते हैं जो आप अपनी प्रॉपर्टी टैक्स या मोटर व्हीकल टैक्स के अलावा कोई अपने यानी इनकम टैक्स के अलावा अगर कोई टैक्सेस पे करते हैं तो उसकी एक टोटल अमाउंट होती है। फिर नीचे चार्ज, ये एक कंपल्सरी फ़ी होती है फॉर गवर्नमेंट बॉडी, यानी कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी जो आपके लिए कोई पब्लिक सर्विस का काम कर रही होती है आपके इलाके में, आपके सिटी में, आपकी सोसाइटी में, तो उसके पे अगर आपसे वो कोई टैक्स चार्ज करती है तो वो होगा। और फिर नीचे सेस, ये एक एडिशनल टैक्स कह लें इसको, जो किसी कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम पे करते हैं, लाइक कोई डेवलपमेंट हो रही है किसी इलाके में, आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में, तो अगर उसके लिए कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको चार्ज दिया गया है वो करने का, वो कोई टैक्स कलेक्ट करती है, तो उसकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो यहाँ पे आएगी। अगर एक है आपके पास तो एक का टोटल करें, अगर दो का है तो दोनों का इकट्ठा टोटल करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तो हम कह देते हैं यहाँ पे ये 35 होता है। फिर नीचे यहाँ पे व्हीकल मेंटेनेंस रनिंग है, मोटरसाइकिल चलानी है, कार रखते हैं आप, कुछ भी है, तो उसको चलाने के लिए उसके पेट्रोल का मेंटेनेंस का एक साल में कितना खर्चा बना है आपका, आप वो लिख दोगे। फिर नीचे ट्रैवलिंग पे आपने एक साल में कितना एक्सपेंस किया है वो आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर आपके घर में आपके नाम पे मीटर लगा हुआ है और उसका एक साल में जितना बिल बना है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अभी आजकल बिल बहुत ज़्यादा है तो हम ये भी लिख देते हैं। फिर वाटर पे आपने यानी जो सरकारी मोटर लगी होती है आपके इलाके में और पानी आपके घर तक आता है, उनका भी बाकायदा एक बिल होता है, उस बिल का कितना एक साल का बना है वो लिख देंगे आप। फिर उसके बाद गैस चार्जेस, यानी सिंपली गैस का कितना बनता है आपका एक साल का बिल, वो आ जाएगा। फिर टेलीफोन, अगर पीटीसी का कनेक्शन लगा हुआ है घर पे, तो यानी एक साल में आप कितना टेलीफोन यूज़ करते हैं, उसके बिल कितना आ रहा है आपको, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपके अलावा फिर इसके अलावा अगर आपकी कोई एसेट्स है जिसकी आपने इंश्योरेंस करवाई है, कोई बिल्डिंग है, कोई शॉप्स है, कोई प्लाजा है, उनकी सिक्योरिटी या इंश्योरेंस पे आपको सालाना अमाउंट पे करते हो, वो कितनी है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर मेडिकल एक्सपेंसेस के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान में क्या करें अब, ये आप अमाउंट लिख लेंगे। मोस्टली अमाउंट आपकी हमेशा सबसे ज़्यादा होगी। एजुकेशन में आ जाती है आपकी अपनी एजुकेशन, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टोटल उनका एक साल का एजुकेशन पर कितना एक्सपेंस आया है तो वो आप लिख सकते हो। फिर ये क्लब है, क्लब यानी जो रजिस्टर्ड क्लब होते हैं गवर्नमेंट बॉडी से, लोकल किसी सोसाइटी से, ये सारे, तो उन पे अगर आपकी कोई मेंबरशिप है एक साल की तो आप वो लिख सकते हो। लेकिन ये वो क्लब नहीं होंगे जो आपके लोकल किसी मोहल्ले में बने हुए हैं सारे, तो उन पे नहीं है, ये जो रजिस्टर्ड वाले होते हैं उनके लिए है। फंक्शंस एंड गैदरिंग, एक साल में आपने शादी ब्याह पे कितना खर्चा कर दिया है। और उसके बाद नीचे है डोनेशन, ज़कात, एन्युटी, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह। इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपके रेलिवेंट होगी, अगर आपने एक साल में इसके बारे में कुछ किया है, कुछ इम्प्लीमेंट, कुछ पे किया हुआ है इसके बारे में, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पे करते हो आप अपनी एक साल में, तो वो कितनी अमाउंट पे करते हो, कितना प्रीमियम एक साल का, वो आ जाएगा। फिर ज़कात अगर दी है आपने एक साल में, जिसे वो भी ऐड कर सकते हैं इसी अमाउंट के अंदर ऐड अप करके। डोनेशन दिया है तो वो भी आ सकता है इसी अमाउंट के अंदर ऐड अप करके। नीचे अदर प्रोफेशनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिस्ट नहीं है उनको अब यहाँ पे एक हैंडसम अमाउंट या एक लमसम अमाउंट में डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे 3,50,000 कर। फिर नीचे ये कंट्रीब्यूशन है, यानी आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या सेपरेट रहते हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी फैमिली आपके एक्सपेंसेस वगैरह में आए, हाउस होल्ड आपका चलाने में कोई हेल्प करती है, तो एक साल में उन्होंने जितना आपको दिया होगा वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ऊपर से इसको करेंगे कैलकुलेट और ये एक टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे दे देगा जो एक साल में बनी है आपकी 14,16,000। ठीक हो गया। ये आपके एक्सपेंसेस इस तरह की जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में आपने एक साल में अपने देने होते हैं। नेक्स्ट अब चलेंगे हम एसेट्स लायबिलिटी में। यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, यानी अगर आपकी एग्रीकल्चर से इनकम होगी तो सारी बात है आपके पास प्रॉपर्टी भी होगी, तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं ऊपर लाहौर, ये प्रॉपर्टी का एड्रेस आएगा जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी, ये उसका टोटल एरिया आ जाएगा या उसका कंटेंट आ जाएगा, फिर वो कितनी है, उसका साइज़ क्या है, वो सारा। यहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू लिखनी है आपने, जो भी आपके इलाके में वैल्यू चल रही होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर अगर आपका इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी है नॉन बिजनेस, यानी वो बिज़नेस नहीं होगी, वो नॉन बिजनेस पर्सनल हो सकती है, वो यहाँ पे आपने लिखनी है। इसको प्लस करेंगे, एड्रेस लिखेंगे अपना, जो फिर आपका घर होगा जो आपने डिक्लेयर किया होगा एनटीएन में अपने, अगर वो आपके नाम पे है तो उसको यहाँ पे आप डिक्लेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो वो कितना, वो 5 मरला है। उसके बाद उसकी जो वैल्यू बन रही होगी इस वक्त वो आप यहाँ पे लिख देंगे।
फिर नीचे आ जाता है बिजनेस कैपिटल। ये बिजनेस वालों के लिए होता है, यानी अगर आप यहाँ पे अपना बिजनेस डिक्लेयर करते हो तो वह स्टेटमेंट में आके यहाँ पे अपना अपना बिजनेस कैपिटल बताना होता है, यानी वो अमाउंट जिस अमाउंट से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। इक्विपमेंट नॉन विजिटेबल, यानी वो तमाम इक्विपमेंट, वो मशीनरी जो आपके घर पे पड़ी है या आपके ऑफिस में पड़ी है, बिल्डिंग में पड़ी है, लेकिन वो नॉन बिजनेस है, आपके बिजनेस के रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू ज़रूर होती है और इसलिए आप उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। फिर नीचे एनिमल, यानी गाय भैंस बकरी जो भी आपके पास गांव में है, घर पे है, कहीं पे भी, उनकी जो करंट अमाउंट बन रही है वो उसकी अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम उसको 3 लाख कर देते हैं। फिर इसके बाद नीचे आपने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है, यानी अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास पॉलिसी है, कोई फंड्स हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं और वो किस बैंक के थ्रू लिए हुए हैं, वो बैंक का अकाउंट नंबर जो होगा, IBAN वगैरह, वो ऊपर लिखेंगे। नीचे आप बता देंगे वो कौन सा बैंक है, उसका कौन सा अकाउंट है। लिखना चाहे अकाउंट तो लिख दें, वरना खाली बैंक भी काफ़ी है। और यहाँ पे आपने उस बैंक का 30 जून 2025 या आपने एवरी ईयर 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नीचे ही हेडिंग होती है डेट नॉन बिजनेस एडवांसेस, डेट डिपॉजिट, प्री पेमेंट, यानी एडवांसेस यहाँ में मुराद है भी आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं एडवांस में जो अब आपको वापस मिलेंगे। और डेट ये होता है भी आप किसी और डेट ये होता है भी किसी ने आपसे पैसे उधार लिए थे जो अब आपको रिटर्न करेगा। और डिपॉजिट से ये मुराद होता है यानी आपने कोई रिफंडेबल अमाउंट किसी को दी हुई है किसी सर्विस वगैरह के लिए और अब आपको वो वापस मिलेगी। प्री पेमेंट होता है कि आपने किसी सर्विस के लिए या किसी प्रोडक्ट वगैरह के लिए पहले ही पेमेंट कर दी हुई है, जो प्रोडक्ट अभी आपको मिली है या पेमेंट आपको मिली है। और रिसीवेबल होते हैं यानी कोई बंदा है जिसने आपके पैसे देने और उसने आपको इस साल में वो पैसे रिटर्न कर दिए हैं। और एंड पे ये सिक्योरिटी वो होती है यानी आपने किसी को किसी सोसाइटी में, किसी यूटिलिटी कंपनी में हो गया या किसी हाउसिंग स्कीम में पैसा पे किया है। मिसाल के तौर पर हम लेस्को कह सकते हैं, किसी SNGPL में हो सकता है, वो अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए पर्स आइकन दबा के यहाँ पे उसका हम NIC नंबर लिखेंगे, नीचे वो उसका नाम होगा जो भी, जैसे ये तैमूर आ रहा है, हम तैमूर यहाँ पे लिख देते हैं। सबमिट करके वो जो टोटल अमाउंट आपकी बन रही होगी वो आप यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे हम कह देते हैं 77,000। ठीक। अब नीचे मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, यानी वो है जो आपके पर्सनल यूज़ में होती है। ये वो है कि अगर आपके पास है कार है, मोटरसाइकिल है, उसको आप यहाँ पे लिस्ट करेंगे, ऊपर उसका नंबर आ जाएगा, ऐसे आपने ये लिखना है और साथ में उसका नंबर 2 आ जाएगा। फिर नीचे आप लिख देंगे वो क्या है, वो है होंडा 125। लिखने के बाद सबमिट करेंगे, उसके अमाउंट लिख देंगे जिस प्राइस पे आपने ली थी और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर नीचे प्रीशियस पोजेशन में यानी आपका गोल्ड, चांदी, गोल्ड, डायमंड वगैरह के जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं वो आपके पास मौजूद हैं, तो उनकी प्राइस आप यहाँ पे लिखेंगे और प्राइस लिखेंगे लाजमी। ये नहीं होगा बीवी के नाम पे जो पड़ा होगा उसको आप अपने खाते में डालें, वो बीवी ही डिक्लेयर करेगी। और उसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट यानी आपके घर में पड़ी हुई कितनी भी कीमती अशिया है वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। इसके ऊपर वैसे मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा हुआ है, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हाउस होल्ड इफेक्ट क्या होते हैं और इनको यहाँ पे किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, अकाउंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं उसमें। मिसाल तो हम इसको कह देते हैं ये 3 लाख है। फिर नीचे पर्सनल आइटम, आपके अपना मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपकी पर्सनल आइटम की चीज़ें जितनी पर्सनल यूज़ की होती हैं वो आ जाएंगी। हम मिसाल के तौर पर उसको भी अमाउंट दे देते हैं। फिर कैश नॉन बिजनेस, यानी वो कैश नॉन बिजनेस जो आपके हाथ में पड़ा हुआ है 30 जून 2025 को या एवरी ईयर 30 जून को जो आपके हाथ में कैश अमाउंट होती है ये वो होती है। अच्छा जी, नीचे आ जाता है एनी अदर एसेट। इसके अलावा यानी ऊपर कोई जो एसेट यहाँ पे लिस्ट नहीं हुए हुए और आपके पास मौजूद है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें एक अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड पड़े हैं आप वो यहाँ पे लिख देंगे, कितने अमाउंट के पड़े हैं वो टोटल अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे। मिसाल के तौर पर 2 लाख के आपके पास प्राइस बॉन्ड पड़े हैं। इसके बाद नीचे ये है एसेट हेल्ड ऑन अदर्स नेम, यानी ये पहले उन्होंने यहाँ पे एक सेपरेट हेड बनाया था। अभी जब मैंने सैलरी वाली क्लास बनाई थी उसमें आपने देखा होगा, नहीं देखा तो सैलरी वाली क्लास देख लो, वो मैंने अपलोड कर दी है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए। अब उन्होंने वापस इसको इसी के अंदर शिफ्ट कर दिया। यानी ये इसका मतलब अगर आपने अपनी नॉन फाइलर बीवी या डिपेंडेंट्स के लिए कोई एसेट वगैरह परचेज़ किया है तो वो उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। प्लस आइकन दबाओ, ठीक है, यहाँ पे NIC नंबर लिख दो जिसके लिए आपने ये लिया है, नीचे लिख दो आपने क्या लिया है, आपने प्लॉट लिया है, हाउस लिया है, जो भी लिया है उसको डिक्लेयर करें, साथ में उसका एड्रेस वगैरह भी लिख दें अगर प्लॉट हाउस वगैरह होगा तो, यहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट बता दें। ये आपने कर दिया। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं एसेट हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान। तो अगर आप बाहर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तो उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर दो। कैपिटल एंड वोटिंग राइट इन फॉरेन कंपनी, अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, बाहर आपके बिजनेस चल रहे हैं तो उनको डिक्लेयर कर दें। भाई सिंपल, आपने प्लस वाला आइकन दबाना होता है, नेम लिखना होता है उसका, उस कंट्री का नाम लिखना है, वहाँ पे उसका जो रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन नंबर है वो लिखना है, उसकी डेट लिखनी है कब इनकॉर्पोरेट हुई थी बाहर, फिर आपके शेयर उसमें कितना है, इनकम डिक्लेयर्ड कितनी आप उसमें इनकम डिक्लेयर यानी आपका टोटल इनकम कितना बनता है उस शेयर के अगेंस्ट,
और टैक्स ईयर किस टैक्स ईयर में आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अभी जैसे 25 चल रहा है तो 25 में होगा, कल को 26, 27, 28 होगा तो आप उसमें डिक्लेयर करेंगे। राइट नाउ मैं इसको कैंसिल करता हूँ, समझा दिया मैंने आपको यहाँ पे क्या आता है। आप नीचे देखें तो ये आ गए हैं आपकी लाइबिलिटीज़, एसेट्स हमारे जितने थे हमने कर दिए हैं डिक्लेयर। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें और होती हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, वो भी एसेट ही बनते हैं आपके। उसके बाद फिर हम लाइबिलिटीज़ देखते हैं, वो होती है यहाँ पे आपके रिकन्सिलेशन में 2025 में, और इसके आने वाले सालों में 2026, 27 में ये काफ़ी उन्होंने अपग्रेड कर दिया होगा फॉर्म। यहाँ पे देखें तो एडजस्टमेंट इन इनफ्लो है, यानी आपके पास कोई ऐसा इनफ्लो आ रहा था जिसका हम रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर नहीं कर सके, लेकिन आपके पास मौजूद था, आप उसको यहाँ बता दें, सिंपल कंटेंट लिखें, एंटर करें। फिर नीचे फॉरेन रिमिटेंस को बाहर से आपको आपका कज़न, आपका पेरेंट, आपका भाई बाहर से पैसा भेज रहा है 1 साल में आपके बैंक अकाउंट में, हाथ में नहीं, प्रॉपर बैंकिंग चैनल से, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी। इनहेरिटेंस मिली आपको इस साल और इसी साल आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी तो डिक्लेयर कर दो, वरना जिस ईयर में आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी उस ईयर में आपने इसको डिक्लेयर करना होगा। और मिसाल के तो यहाँ पे आप कह लें भी आपने जैसे ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हमने ऐड की थी ना, ये समझ लें आपके लिए इनहेरिटेड है, तो ये अमाउंट आपने यहाँ पे लिखी, तो इसी को आप यहाँ पे टोटल गिफ्ट में भी लिखेंगे, और सॉरी इनहेरिटेंस में भी लिखेंगे भी ये मेरी इनहेरिटेंस में इतनी अमाउंट मिली है और ये अमाउंट थी प्रॉपर्टी की, यानी ये जो अभी हमने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ऐड की। ख़ास तौर पर अगर आप अपनी पहली टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पहली दफ़ा वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, तो फिर आपने हर चीज़ एक्यूरेट करनी है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, ये यानी इनहेरिटेंस को समझ गए। सिमिलरली ये गिफ्ट है, गिफ्ट को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, बाय द वे इसके ऊपर भी मैंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, legalversity.com पे जाके आप गिफ्ट लिख सर्च भी करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, वरना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वो भी देख लो कि गिफ्ट होता क्या है, किस किस चीज़ पे गिफ्ट होता है, किस तरह से डिक्लेयर करना होता है, उसके लिए जो एग्रीमेंट बनाना होता है वो कैसे बनता है, सब कुछ। गिफ्ट के लिए आपने यहाँ पे ऐसी नंबर लिखना उस बंदे का जिसने आपको गिफ्ट दिया है, नीचे कंटेंट बता देना है उसने क्या दिया है, प्लॉट दिया है, गाड़ी दी है, गोल्ड दिया है, जो भी दिया है। ठीक है, लिखने के बाद उसको ऐड कर दें। और हाँ, इसके लिए आपने क्या कहते हैं उसको एग्रीमेंट लाजमी बनाना है अपने उस बंदे के साथ, रिटर्न होगा ये, फिर ये गिफ्ट एक्सेप्ट होगा, ऐसे ही हवा में बातें नहीं होंगी इसकी। ठीक है, फिर ये है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ के, प्लॉट, घर, हाउस, इनको छोड़ के जो आपकी मूवेबल एसेट्स होते हैं, जितने गाड़ी होगी, इस तरह के जो चीज़ें, तो वो अगर आप सेल करते हो और उनके डिस्पोज करने पे, उनको सेल करने पे आपको कुछ गेन हासिल हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे बताएंगे। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी ली, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे ये बाइक डिक्लेयर की थी, आपने 2 लाख में ली और अगले साल आपने इसको 2.5 लाख में सेल कर दिया, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, वैसे समझा रहा हूँ। तो वो जो ऊपर वाला 50,000 होगा ना, वो आपको यहाँ पे गेन होगा, उस 50,000 को आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। इसके बाद नीचे है ये डीम्ड इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न ऑफ द ईयर, यानी ये वो इनकम होती है जो एक्चुअली आपको रिसीव नहीं होती, लेकिन एज पर लॉ, इसको लॉ जो होता है वो इसको समझता है कि ये आपके पास है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ लें, जैसे आप यहाँ पे 7A की प्रॉपर्टीज़ एंटर करते हैं सारी, और आपके पास मिसाल के तौर पर एक प्लॉट है जो आपने एंटर किया हुआ है और उसकी प्राइस है तकरीबन 1 करोड़ रुपये कह लें, और 1 करोड़ के हिसाब से जब FBI अज्यूम ये कर लेगा कि आप 5% उसके ऊपर जो है वो रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो आपकी जो इनकम हो जाएगी, डीम्ड इनकम यहाँ पे वो हो जाएगी 5 लाख रुपए, यानी ये आप एक्चुअली रिसीव नहीं करते, लेकिन एज़ पर लॉ FBI अज्यूम कर लेता है कि क्योंकि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आपकी जो डीम्ड इनकम है वो कम से कम 5% तो ज़रूर होगी। अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ और रेंट वगैरह डिक्लेयर करते हैं ना अपनी सारी कैपिटल एसेट में जाके, यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ भी एंटर करते हैं और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताती है, आप रेंट भी रिसीव करते हैं, तो फिर यहाँ पे वो एक डीम्ड इनकम हो जाती है। यहाँ पे आपने वो अमाउंट एंटर करनी होती है, जैसे मैंने अभी 1 करोड़ पे 5% 5 लाख बनता है, तो वो यहाँ पे 5 लाख आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है आउटफ्लोज। आउटफ्लो में सबसे पहले मैं आपको बता दिया था कि ये देखें यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आ गए, नीचे यहाँ पे आपकी कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, यानी आउटफ्लो में कोई आपका खर्चा ऐसा हो गया है जो यहाँ पे लिस्ट नहीं हुआ था एक्सपेंसेस के अंदर, तो वो इसको यहाँ पे आप आउटफ्लो कर सकते हो, प्लस वाला आइकन दबा के लिखो ये कौन सा एक्सपेंस मैंने किया है, तो यहाँ से इसको आउटफ्लो कर दो। उसके बाद नीचे है गिफ्ट, ऊपर देखिए तो ये गिफ्ट आपने लिया है, इन हुआ है आपको, और ये आपने देना है। दोनों ही सूरत में आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, दोनों की सूरत में गिफ्ट डीड बनेगी, बाकायदा आपने NIC नंबर लिखना है जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो और क्या दे रहे हो वो भी यहाँ पे कंटेंट में आएगा। यानी एक फादर अगर एक बेटे को गिफ्ट दे रहा है तो फादर अपने आउटफ्लो में गिफ्ट लिखेगा सेम कंटेंट के साथ, और बेटा जो है वो यहाँ पे अपने गिफ्ट में उसको रिसीव करेगा। अब नीचे देखो तो ये लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट, यानी अगर ऊपर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे एसेट अगर कोई भी सेल करते हो आप, यहाँ पे इमूवेबल के रेलिवेंट है टोटल, यहाँ पे कोई भी एसेट आप सेल करते हो और उस पर अगर आपको लॉस हो जाता है, ठीक हो गया, यानी 100 रुपये का लिया था और 50 का बेचा तो 50 का लॉस हो गया, तो वो यहाँ पे आएगा। चलिए अब वापस चलते हैं और लाइबिलिटीज़ को समझते हैं। लाइबिलिटी से मुराद होता है कि ऐसी चीज़ या ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने किसी को पे करने हैं, जो आपके सर पे पड़ गए हैं,
1 साल के लिए, 2 साल के, अब आपने उसको वापस करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल मिसाल ले लेते हैं, जैसे आप कोई प्लॉट ले लेते हो तो उसके इंस्टॉलमेंट पे करते हो, या बैंक से लोन ले लेते हो तो बैंक का लोन आपने वापस करना है। आसान मिसाल यहाँ पे यही होती है कि आप, या ये कह लो डिपॉजिट, किसी को डिपॉजिट आपने किसी से ले लिया, उसको वापस करना है, किसी से क्रेडिट लिया, मार्केट से पैसा उठाया, अब आपने वापस करना है, तो वो आप बना सकते हैं इंस्टॉलमेंट, या आप डिक्लेयर कर सकते हो मैं 4 साल में दूंगा, 5 साल में दूंगा, तो वो ये लाइबिलिटी होती है। सिंपल मिसाल समझते हैं, जैसे प्लॉट है तो उसको हम यहाँ पे करेंगे प्लस वाला आइकन, ऊपर हम उस सोसाइटी का नाम या उसका नंबर अगर आपके पास होगा, जैसे हर एक सोसाइटी का बाकायदा का इंडियन नंबर वो होता है, वो ले लें, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे नीचे हम बता देंगे वो क्या है जी, आपका 5 मरला का प्लॉट है, ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, वो हम यहाँ पे लिख के। अब आपने मिसाल के तौर पर लिया था इस साल जनवरी में, और अभी तक आपने उसकी जितनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी होंगी ना, टोटल अमाउंट्स आप उसको माइनस करके बाकी लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 20 लाख का आपका प्लॉट था, आपने 5 लाख रुपया ये टैक्स रिटर्न फाइल करने के डेट तक जमा करा दिया, तो बाकी 15 लाख यहाँ पे आएगा। अब अगले साल आप इसमें मज़ीद जितना पे और कर दोगे, वो इसमें से मज़ीद माइनस कर दोगे। फिर इसी तरह से करते करते जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस तरह से आप अपनी लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे हैंडल करते हैं। ये फॉरेन लाइबिलिटीज़ है, यानी अगर आप बिजनेस मैन है, आपका बाहर भी कारोबार है और बाहर आपने इसी तरह की कोई लाइबिलिटी ली हुई है, तो उसको यहाँ पे लिस्ट कर दें। सिंपल बस लिख दें कितना अमाउंट आपने बाहर लाइबिलिटी देनी है, ज़्यादा डिटेल नहीं मांगते। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी लाइबिलिटीज़ ऐड कर सकते हैं, 1, 2 जितनी भी होंगी, ये प्लस वाला आइकन दबा के आप उसको बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक फाइनल स्टेप होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है रिकन्सिलिएशन में जाना, और यहाँ पे आकर इस फाइनल अमाउंट को यहाँ पे ज़ीरो शो करना है। अभी देखिए मैंने क्योंकि आपको डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट तरीके से समझाई हैं, हर एक हेड को समझाया है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे वैल्यूज़ एकदम से ज़ीरो में आ जाए, क्योंकि मेरे पास कोई कॉन्क्रीट वैल्यूज़ नहीं थी, मैंने आपको एक रैंडम वैल्यूज़ तो समझाया है। यहाँ पे आपको ये समझा देता हूँ कि अगर आप अपनी पहली वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, आपने पहली टैक्स रिटर्न है, उसके बाद आपकी पहली वेल्थ स्टेटमेंट है, तो आपने जब अपनी इनकम सारी यहाँ पे, उसके बाद अपने टैक्सेस, उसके बाद अपने एक्सपेंसेस एंड एसेट्स को एक्यूरेटली बिल्कुल ठीक यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट बच के आएगी, डेफिनेटली बच के आएगी अमाउंट, उसको आपने जितनी भी बच जाएगी वो यहाँ पे आपने कॉपी करनी है, और यहाँ पे ऊपर जाके ये जो हेडर नज़र आता है आपको, नेट एसेट प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। मिसाल के तौर पर क्योंकि आप 2025 में अपनी पहली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो 2024 में भी तो आपके पास कोई ना कोई एसेट, कोई इनकम थी ना, आप खाली हाथ तो नहीं थे। इसलिए ये जो वहाँ पे अमूमन जितने भी पैसे यहाँ पे बाकी बच जाते होते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के एसेट्स बन जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। या अगर आप रेगुलरली अपने टैक्स रिटर्न पिछले कई सालों से फाइल करते आ रहे हैं, देन आपके लिए रिकनसाइल करना कोई इतना इशू नहीं होगा। फर्स्ट टाइम फाइलर करने वालों के लिए ये मसला होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको गाइड कर दिया है कि आप किस तरह से इस नीचे वाली अनकनसाइल्ड अमाउंट को यहाँ पे शो कर सकते हैं। अभी यहाँ पर शुरू में एक अमाउंट नज़र आ रही होगी 17 लाख कुछ करके, ये देखें ये वाली, ये अमाउंट यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि ये जिस अकाउंट को मैं ओपन कर रहा हूँ, ये अकाउंट पिछले साल में अपने वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल कर चुका है, इसलिए यहाँ पे ये आ रही है। ठीक है, आपके टाइम पे ये ज़ीरो होगा इस तरह से, और आपने यहाँ पे ये पीछे वाली अमाउंट को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और देन आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे नीचे ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी के केस में हमने पिछले साल ये अमाउंट यहाँ पे मौजूद थी, ये वही अमाउंट आ रही है जो कि चेंज नहीं होगी। इसी तरह से आप भी जब यहाँ पे 2025 में अपने जो करंट एसेट ये देखें, ये आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, अगले साल जब आप 2026 में इसको ओपन करेंगे तो ये अमाउंट आपकी यहाँ पे नीचे आ जाएगी, और ये आपका क्योंकि एक एविडेंस होता है पिछले साल में आपके कितने एसेट्स थे, तो ये यहाँ से चेंज नहीं होती। बट अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर आपने यहाँ से उठा के ऊपर यहाँ पे ऐड कर देनी है, वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी और वो आपके प्रीवियस ईयर के एसेट्स बन जाएंगे। और जब यहाँ पे नीचे ये रिकनसाइल हो जाएगा, ज़ीरो शो हो जाएगी, उसके बाद आपने ऊपर से इसको एक दफ़ा सेव करना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। ये जो सबमिट वाली विंडो आएगी, इसमें आपने यहाँ पे पिन एंटर करनी है 4 इंच वाली, और वो पिन आप यहाँ पे प्रोफाइल आइकन को दबा के चेंज पिन, यहाँ से चेंज पिन करके अपना कोई भी 4 इंच का पिन बना लें। पिन बनाने के बाद उसको ओके करके आप उसी, जब पिन बन जाए तो आपने सबमिट वाली स्क्रीन पे वो पिन एंटर कर देनी है। आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली फाइल हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वेल्थ स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल करने लगेंगे तो आपको मजीद किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप अगर आपका वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।